हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। सो हम जब भी किसी एक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारे लिए ज़रूरी होता है ये जानना कि उस एक्ट का व्हाट क्या है, व्हेन क्या है, वेयर क्या है एंड व्हाई क्या है। बिकॉज जब भी हम ये चारों चीज़ें जान लेते हैं सही तरीके से तो हमारे लिए इस एक्ट को समझना बहुत आसान हो जाता है और हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमें इस व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई से ही मिल जाते हैं। Now, coming to the first question, that is what? What is this act for? The Domestic Violence Act is, इसका हमें मिल जाता है आंसर हमारे प्रियम्बल में, जो कहता है कि इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर मोर इफेक्टिव प्रोटेक्शन फॉर द राइट ऑफ विमेन गारंटीड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन हु आर विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। तो ये एक्ट क्या है, ये एक्ट हमारे लिए क्यों है? ये एक्ट इसलिए है ताकि ये एक इफेक्टिव प्रोटेक्शन दे सके उन विक्टिम्स को जो कि विक्टिम्स है डोमेस्टिक वायलेंस की, जिनकी राइट्स को गारंटी किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर आ जाता है हमारा दूसरा सवाल, व्हेन। तो दिस एक्ट गॉट इट्स एसेंट ऑन 13th of September 2005। ये हमारा एक सवाल प्री का आ सकता है। तो इसको एसेंट मिला 13 सितंबर 2005 को, बट एनफोर्समेंट डेट कब की है इस एक्ट की, ये भी बहुत जरूरी है। और एनफोर्समेंट डेट है हमारी 26 October 2006। फिर हमारा तीसरा सवाल है वेयर। तो ऐसे तो ये इतना बड़ा सवाल नहीं है बिकॉज नाउ वी नो दैट ऑल दी मेजर लेजिस्लेशंस आर एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। बट पहले 2019 से पहले इट वाज दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन से एक्ट ने ओमिट किया, बिकॉज ये क्वेश्चन अभी यूपीपीसीएसजे में भी आया था। तो मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है और हर लॉ के लिए एप्लीकेबल है ये। तो द एक्ट which omitted except the state of Jammu and Kashmir from every single act of India, द एक्ट का नाम है हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट का हमें एक्ट नंबर याद रखना भी जरूरी है। इट इज एक्ट नंबर 34 ऑफ 2019, सेक्शन नंबर 95 एंड 96 एंड द फिफ्थ स्केड्यूल ऑफ दिस एक्ट। इसी से ओमिट हुआ था हमारा एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अगर इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की हम बात करें तो वेयर इज दिस एक्ट एप्लीकेबल टू? इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। फिर हमारा चौथा इंपॉर्टेंट सवाल है व्हाई, कि हमें इस एक्ट की जरूरत आखिर थी क्यों। तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के पहले का टाइम देखें अगर हम, तो इस एक्ट को आने से पहले हमारे पास क्रिमिनल लॉ में था हमारा 498 ए ऑफ आईपीसी, जो बात करता है क्रुएल्टी के बारे में। बट अगर हम उस एक्ट को, उस सेक्शन को देखें, तो उस सेक्शन में कहीं भी हमें द टर्म, वी कैनॉट फाइंड द टर्म डोमेस्टिक वायलेंस अंडर दैट सेक्शन एनीवेयर। और दूसरी बात ये कि वो सेक्शन हमें कोई रिलीफ भी प्रोवाइड नहीं करता है। सपोज डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है किसी विमेन के साथ, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया, तो वो एक्ट हमें ये नहीं कह रहा है, कोई ऑर्डर मतलब उस औरत को नहीं मिल सकता है, कोई रिलीफ उस औरत को नहीं मिल सकता है कि अब वो आगे क्या करेगी। अगर उसे निकाल दिया गया है तो वो आगे क्या करेगी। लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो हमारा सिविल लॉ है वो प्रोवाइड करता है कि वो जाकर मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन दे सकती है और रेजिडेंस ऑर्डर ले सकती है। तो इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी था एक डोमेस्टिक वायलेंस जैसा एक एक्ट आना, ताकि वो जितनी भी महिलाएं हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस जिनके साथ हुआ है, उनके लिए एक ऐसा लॉ आ सके जो कि सिविल नेचर का भी हो, जो उनकी हेल्प कर सके। नाउ किसी भी एक्ट को शुरू करने से पहले हमारे लिए ये एक और सवाल जानना जरूरी है कि इस एक्ट के कितने पार्ट्स हैं, इस एक्ट के कितने चैप्टर्स हैं। सो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 5 चैप्टर्स हैं एंड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 37 सेक्शंस। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत सारे एक्ट्स के लिए कि कितने सेक्शंस हैं इस एक्ट में। तो इस एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में 37 कुल मिलाकर सेक्शंस है। और पार्ट 5 याद रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर हम पार्ट्स को याद रखते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है सेक्शंस याद करना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम्स, जुडिशियरी एग्जाम्स के लिए हम लोगों को इंडेक्स क्वेश्चंस के लिए सेक्शन नंबर्स याद रखना बहुत जरूरी है। और अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करके सेक्शंस याद करते हैं तो वो आसानी होती है हमें उन्हें याद करने में। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव पे इस एक्ट के, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के। यहाँ से भी हमारे कई सारे प्री के सवाल आते हैं। तो जो पहला सवाल है हमारा वो ये है कि ऐसा कौन सा इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमें प्रेरणा मिली कि हम लोग इस एक्ट को लेकर आए। तो द आंसर इज वियना अकॉर्ड ऑफ 1994।
हालांकि हमारा ये एक्ट सीडॉ के बारे में बात करता है, यूएन कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, सीडॉ, और ये बीजिंग डिक्लेरेशन के बारे में भी बात करता है। बट अगर हम इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें तो वो है हमारा वियना अकॉर्ड। ये एक प्री का सवाल है। उसके बाद जो दूसरा हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है जानना इसके लिए, वो ये है कि ऐसे कौन से हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जिनको हम अट्रैक्ट करते हैं बाय दिस एक्ट। सो द आंसर इज आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21, बिकॉज आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 15 कहता है कि अगर स्टेट को जरूरत पड़ी तो वो वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए अलग से स्पेशल लॉज बना सकते हैं, और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारा एक स्पेशल लॉ है ही वुमेन के लिए। एंड तीसरा हमारा है आर्टिकल 21, जो कि बात करता है राइट टू लिव विथ डिग्निटी। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट सवाल थे जिसके जवाब हमें मिल चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्ट की तरफ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे एक्ट से। तो आते हैं हम सेक्शन नंबर 1 पे, बिकॉज प्रिएम्बल हम पढ़ चुके हैं। सो लेट अस नाउ कम टू सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमारा कहता है कि दिस एक्ट, नाउ ये भी जरूरी है हमारे लिए। क्यों जरूरी है? बिकॉज हम जहां पर भी देखते हैं, यूट्यूब में देखें, कहीं भी देखें, तो लिखा होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑफ 2005। बट अगर हमें कोई एग्जाम में पूछा जाता है कि इस एक्ट का पूरा नाम क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हम नहीं लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो ये हमारा है आंसर। तो दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये भी हम देख चुके हैं। और ये इन्फोर्स कब हुआ है और एसेंट कब मिली है वो भी हम देख चुके हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे इस एक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि डेफिनेशन वाला पार्ट है। बिकॉज अगर हम इस पार्ट को समझ लेंगे तो ऐसा समझिए कि मेनली हमारा पूरा एक्ट ही हो चुका है, बिकॉज फिर हमें बहुत आसानी हो जाएगी पूरे एक्ट को समझने में। नाउ सबसे पहला हमारा है क्वेश्चन, हमारा सेक्शन है सेक्शन 2A, जो बात करता है एग्रीव्ड पर्सन की, कि एग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकता है, जिसके साथ हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस, वो कौन हो सकता है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जब भी हम देखिए इन नॉर्मल टर्म्स, अगर हम कभी भी देखें, मतलब अगर हम किसी लेमैन से भी पूछें अगर कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है किसी एक्स वाई जेड के साथ, तो हम लोग सोचते हैं, तो हम लोग को यही लगता है कि अच्छा डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो वो घर की बहू होगी। बट अगर हम इस एक्ट को देखें तो हमारा एक्ट क्या कहता है कि एन अग्रीव्ड पर्सन मे बी एनी विमेन। एनी विमेन का मतलब है उस घर में रहने वाली बहू, उस घर में रहने वाली माँ, उस घर में रहने वाली बेटी, डॉटर, वो भी इंक्लूडेड है उसमें, एनी विमेन में। तो अगर एक, सपोज एक घर है जिसमें तीन तीन भाई हैं, उनकी तीन वाइव्स हैं, उनके मम्मी पापा हैं, उन भाइयों की बहन भी रह रही हैं, तो अग्रीव्ड पर्सन कौन हो सकते हैं? वो तीनों जो उनकी वाइव्स हैं वो भी हो सकती हैं, उनकी मदर भी अग्रीव्ड पर्सन हो सकती है, और उनकी जो सिस्टर है वो भी अग्रीव्ड पर्सन हो सकती है। तो ये जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। ऑल्सो सेक्शन 2A हमें याद रखना है कि सेक्शन 2A बात करता है अग्रीव्ड पर्सन की, बिकॉज ये इंडेक्स क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहली बात जो ये कि अग्रीव पर्सन कौन है, तो ये हमारा क्लियर हो गया है कि अग्रीव पर्सन कैन बी एनी विमेन, क्योंकि हमें पूछा जा सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए कि अग्रीव पर्सन कौन हो सकती है, सिर्फ वाइफ हो सकती है, कौन हो सकती है। तो हमें याद रखना है कोई भी औरत हो सकती है जो रह रही है या फिर पहले रह चुकी है एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस रेस्पोंडेंट के साथ जिसने उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया है। तो आई होप दिस इज क्लियर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एग्रीव पर्सन में ही हम लोगों ने एक इम्पॉर्टेंट टर्म देखा जो कि है डोमेस्टिक रिलेशनशिप। तो अब हमारा जानना जरूरी है डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होती है। उसके लिए हम आ जाते हैं सेक्शन 2F पे, जो बात करता है डोमेस्टिक रिलेशनशिप की। तो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है दो लोगों के बीच में, जहां पर दो लोग या तो साथ रह चुके हैं एक दूसरे के, या फिर वो लोग साथ में रह रहे हैं, या फिर कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो रह चुके हों, या फिर अभी साथ में वो रह रहे हैं एक दूसरे के एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, जहां पे वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अब वो कैसे रिलेटेड हो सकते हैं ये हम लोग अब आगे देखेंगे। दे कैन बी रिलेटेड बाय कंसैंग्युइनिटी, मतलब बाय ब्लड वो लोग रिलेटेड हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं। बाय मैरिज वो रिलेटेड हो सकते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं, या घर की बहू हो सकती है, वो भी बाय मैरिज ही तो अपने ससुराल वालों से कनेक्ट होती है। और थ्रू अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से एक सवाल उठता है कि क्या लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं
क्या वो जो अग्रीड विमेन अगर होंगी वो, तो क्या वो लोग इस एक्ट के अंडर रिलीफ मांग सकती है? तो हमारा आंसर है हाँ। लिव इन रिलेशनशिप में जो विमेन होती हैं वो लोग भी इस एक्ट के अंदर मांग सकती हैं रिलीफ, बिकॉज ये बात करता है एक ऐसी डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो इन्वॉल्व करता है एनी रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। लिव इन रिलेशनशिप क्या होती है? इट इज अ रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो ये हमारा एक सवाल क्लियर हो गया है। उसके बाद वो रिलेटेड अडॉप्शन से भी हो सकते हैं, या फिर दे आर फैमिली मेंबर्स लिविंग टुगेदर एज अ जॉइंट फैमिली। तो अगर ऐसे किसी भी, जो हमने 5 चीजें अभी पढ़ी, इनमें से किसी भी तरीके से अगर वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं और साथ में रह रहे हैं या रह चुके हैं एक शेयर्ड हाउस होल्ड में, तो कहा जा सकता है कि वो लोग एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं। अब अब जब हमने डोमेस्टिक रिलेशनशिप पढ़ा, तब हम एक इंपॉर्टेंट टर्म पे आए जो कि है शेयर्ड हाउस होल्ड। अब इसका हमें जानना जरूरी है, तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे अगले सेक्शन पे, जो कि है सेक्शन 2S, विच टॉक्स अबाउट शेयर्ड हाउस होल्ड। ये भी इंडेक्स क्वेश्चन है कि कौन सा सेक्शन बात करता है शेयर्ड हाउस होल्ड के बारे में, तो दैट इज सेक्शन 2S। नाउ, एक शेयर्ड हाउस होल्ड क्या है? एक शेयर्ड हाउस होल्ड एक ऐसा ऐसा घर है, अभी मैं आपको और एग्जाम्पल के साथ भी उसे समझा दूंगी। शेयर्ड हाउस होल्ड एक ऐसा घर है जहां पर अग्रीव्ड रह रही हैं या रह चुकी हैं अकेले, या फिर उस रेस्पोंडेंट के साथ। एक ऐसे घर में, वो घर वो दोनों का खुद का खरीदा हुआ भी हो सकता है, या फिर किसी दोनों में से किसी एक का खरीदा हुआ हो सकता है, या फिर उन दोनों में से किसी एक ने रेंट पे लिया हो या दोनों ने मिलकर रेंट पे लिया हो, ये भी हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन दोनों में से किसी एक का उस पे टोटल राइट हो, इंटरेस्ट हो, इक्विटी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक ऐसा घर हो जिस घर में जो रेस्पोंडेंट है उसका एक राइट हो एज अ फैमिली मेंबर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कॉमन एंसेस्टर्स थे ए बी सी और डी के। नाउ ए बी और सी तीनों भाई हैं, वो एक साथ रहते हैं। डी एक हैं, वो अकेले रहते हैं। ठीक है। तो ए बी सी तीनों भाई हैं, उनकी फैमिलीज पूरी एक साथ रहती हैं, दे आर अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट फैमिली। और डी अलग से अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। अगर डी की वाइफ के साथ सपोज डोमेस्टिक वायलेंस होता है, तो क्या वो ए बी और सी के पास जाके बोल सकती हैं कि वी शेयर अ हाउस होल्ड? वो नहीं बोल सकती हैं। क्यों नहीं बोल सकती हैं? क्योंकि जो जॉइंट फैमिली है, इस फिलहाल जो जॉइंट फैमिली है उन लोगों की, उसमें जो फैमिली मेंबर्स की तरह रह रहे हैं वो सिर्फ ए बी और सी रह रहे हैं, डी नहीं रह रहे हैं। या फिर इसका एक और आसान एग्जाम्पल है समझने का, वो ये कि सपोज दो लोग हैं, ए एंड बी। वो अपने दोस्त के साथ रहते हैं, सी एंड डी के साथ, उनके दोस्त हैं। नाउ सपोज बी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो जाता है, ए कर देते हैं बी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस। तो क्या अब बी जाकर बोल सकती हैं कि क्योंकि मैं एक शेयर्ड हाउस होल्ड में रह रही थी उनके फ्रेंड्स के साथ, सी एंड डी के साथ, तो इसीलिए मेरा राइट है उनके घर में रहने का? बिल्कुल गलत। वो नहीं रह सकती हैं। वो क्यों नहीं रह सकती हैं? बिकॉज वो एक शेयर्ड हाउस होल्ड हुआ ही नहीं, बिकॉज वो सिर्फ उनके साथ रह रहे थे क्योंकि वो उनके दोस्त थे। वो ना ही उस घर को ओन करते थे और ना ही वो उस घर का रेंट दे रहे थे। तो ये हमारी बात यहाँ पर आई होप क्लियर हो जाती है कि एक शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है। नाउ, शेयर्ड हाउस होल्ड अगर हमने समझ लिया है, तब हम हमारे बाकी डेफिनेशंस पे आ जाते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो हमने पढ़ा, अग्रीव्ड पर्सन कौन होते हैं, डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या होता है, शेयर्ड हाउस होल्ड क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम आगे जाके पूरे एक्ट में बार बार पढ़ने वाले हैं, इसलिए हमारे लिए जानना बहुत जरूरी था। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन is the next definition is of a child. अब बच्चा कौन होता है? Who is a child? So under the Domestic Violence Act, एक child कौन है? A child is the person below the age of 18 years, which includes, ये भी एक सवाल है प्री का, which includes any adopted step or foster child। तो अगर हमारे पास सपोज क्वेश्चन आता है कि एक चाइल्ड कौन है अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, तो ए child below 18 years of age, B a child below 18 years of age and includes adopted step or foster child, तो हम B को टिक करके आएंगे because that is the correct answer. Now, इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे दूसरे important डेफिनेशन पे, जो कि है एक डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट का। और ये भी हमारा एक इंडेक्स का क्वेश्चन है। सेक्शन 2E टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। अब ये कौन सी कैसी रिपोर्ट होती है? सो बेसिकली डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है
जो कि सपोज किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, एक व्यक्ति है, एक औरत है जिनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो वो जाके जो अथॉरिटीज होंगी उनको जाके वो अपनी पूरी बात बताएंगी, अपनी पूरी रिपोर्ट देंगी कि मेरे साथ ऐसा 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 हुआ है। और फिर उनके कहने के बेसिस पे वो अथॉरिटी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगी कि जिसके बेसिस पे आगे जाके पूरी फॉर्मेलिटीज होने वाली है। तो उसी रिपोर्ट को जो कंप्लेंट की गई है डोमेस्टिक वायलेंस की अग्रीव्ड पर्सन के थ्रू, और जो अथॉरिटीज जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसके बेसिस पे, उसी रिपोर्ट को कहा जाता है डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट। फिर आता है हमारा सेक्शन 2I जो बात करता है मजिस्ट्रेट की। तो अभी हमारे लिए हाल फिलहाल इसमें सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बात करते हैं तो इस एक्ट में दो ही मजिस्ट्रेट हैं जिनके पास राइट है, जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन है। और वो कौन है? जेएमएफसी हमारे हैं पहले, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, एंड दूसरा है हमारे एमएम, दैट इज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो इन दोनों के पास ही ज्यूरिसडिक्शन है इस एक्ट के अंडर केसेस देखने की। देन लेट अस कम टू द डेफिनेशन ऑफ अ रेस्पोंडेंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अगेन एक डेफिनेशन है। तो सेक्शन 2Q जो है हमारा वो बात करता है अबाउट अ रेस्पोंडेंट। अब एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर आप लोगों के पास में जैसे कि सपोज ये वाला जो एक्ट है, ये एक्ट अभी अपडेटेड नहीं है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपडेटेड वर्जन ही देखें इस एक्ट का, बिकॉज ये जो हमारा सेक्शन है सेक्शन 2Q, इसमें एक टर्म है जो डिलीट हो गया है एक एक्ट एक केस के थ्रू, जो कि अभी इस एक्ट में नहीं शो हो रहा है। बट आई विल ट्राई कि मैं उस पर्टिकुलर पेज की फोटो क्लिक करके कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी ताकि आपके लिए आसानी हो। नाउ कमिंग टू दिस डेफिनेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, तो एक रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है? हमने देखा कि एक अग्रीव पर्सन कौन हो सकता है कि भाई कोई भी घर में जो एक महिला रह रही है डोमेस्टिक हाउस होल्ड में, वो हो सकती है हमारी एक अग्रीव्ड पर्सन। तो अब वो किसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है, वो रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है? तो 2016 में एक केस आया था, उस केस का नाम आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में पूछा जाता है। हरसोरा वर्सेस हरसोरा, HARSORA, हरसोरा वर्सेस हरसोरा। 2016 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उसमें उन्होंने ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, रेस्पोंडेंट मींस एनी एडल्ट मेल पर्सन, इसे उन्होंने अबॉलिश कर दिया है, हटा दिया है, ओमिट कर दिया है, डिलीट कर दिया है। क्यों कर दिया है उन्होंने इसको डिलीट? बिकॉज उनका कहना ये है कि वो ये जो एडल्ट मेल पर्सन है वो हमारे आर्टिकल 14 को वायलेट करता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बात सही भी है कि भाई अगर आप घर में रह रहे हो, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस जरूरी तो नहीं कि कोई सिर्फ एक एडल्ट मेल पर्सन कर सकता है, आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस कोई भी कर सकता है। तो इसीलिए 2016 के हरसोरा वर्सेस हरसोरा केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये एनी एडल्ट मेल पर्सन को अबॉलिश कर दिया है, सॉरी टू से ओमिट कर दिया है उन्होंने। और अब उनका कहना है कि रेस्पोंडेंट कैन बी एनी पर्सन। तो रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है? रेस्पोंडेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो रह चुका है या रह रहा है एक ऐसे डोमेस्टिक रिलेशनशिप में उस अग्रीव पर्सन के साथ, वो जिस अग्रीव पर्सन के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। तो इट इज एज सिंपल एज दैट कि अब रेस्पोंडेंट कौन हो सकता है? अब रेस्पोंडेंट एक औरत भी हो सकती है। तो हमारा सवाल है, क्या एक औरत के खिलाफ कंप्लेंट कर सकती है डोमेस्टिक वायलेंस की? जी हाँ, कर सकती है। तो अब हमारे जो रेस्पोंडेंट है वो एक औरत भी हो सकती है, और हमारे रेस्पोंडेंट एक माइनर पर्सन भी हो सकते हैं, बिकॉज ये एडल्ट मेल को तो ऑमिट कर दिया गया है। तो इसलिए एक रेस्पोंडेंट कौन होगा? एक रेस्पोंडेंट कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रह रहा है उस अग्रीव्ड विमेन के साथ या फिर रह चुका है। चलिए, तो इसके साथ हमारे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे वो हमारे हो जाते हैं क्लियर। नाउ लेट अस कम टू चैप्टर 2। चैप्टर 2 हमें इसलिए भी याद रखना है बिकॉज कई बार पूछा जाता है कि कौन सा वो चैप्टर है जो डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में। तो इसीलिए आप याद रखें कि चैप्टर 2 में सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन 3, जो कि बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में कि डोमेस्टिक वायलेंस आखिर होता क्या है। तो वैसे तो देखा जाए तो ये हमारे लिए ये सेक्शन जरूरी है। कौन सा सेक्शन बात करता है डोमेस्टिक वायलेंस का? दैट इज सेक्शन 3। और फिर इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है ना इतना लंबा, वो आपको ये जो टर्म्स है हार्म्स और इंजर्स और इंडेंजर्स, ये सारे आपको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, बट प्री के हिसाब से आपको ये सब एक वर्ड बाय वर्ड आपको याद रखना जरूरी नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अब हम डिस्कस इसमें कर लेते हैं।
तो जो पहली चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये जानना है कि जब हम इस पूरे डेफिनेशन को, इस पूरे एक्ट को पढ़ते हैं, तब हम बार बार पढ़ते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस। नाउ ये डोमेस्टिक वायलेंस है क्या, और ये वायलेंस कितने प्रकार का हो सकता है। तो अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस या फिर डोमेस्टिक अब्यूज के बारे में बात करें, तो हमारा ये सेक्शन ही हमें बता देता है कि वो 4 तरीके का हो सकता है। पहला होता है फिजिकल अब्यूज, हमारे दूसरे नंबर पे आता है सेक्सुअल अब्यूज, तीसरा हमारा है इमोशनल या फिर वर्बल अब्यूज, एंड लास्टली कम्स इकोनॉमिक अब्यूज। याद रखें, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज एक ही साथ आता है। तो फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, वर्बल और इमोशनल अब्यूज, एंड लास्टली इकोनॉमिक अब्यूज, ये 4 तरीके के अब्यूज के बारे में हम डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर बात करते हैं। अब ये भी हम लोग देख लेते हैं बाय एग्जाम्पल कि ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो कि ये आखिर होते क्या है। तो अगर हम फिजिकल अब्यूज के बारे में बात करें, तो फिजिकल टर्म से ही है, पहली बात तो ये कि हम समझ जाते हैं कि फिजिकल अब्यूज क्या होता है। किसी को मारना, थप्पड़ मारना, बीटिंग, स्लैपिंग, हिटिंग, बाइटिंग, किकिंग, पंचिंग समवन, पुशिंग समवन, या फिर किसी को इस तरीके से इंजर कर देना कि वो चल ना पाए, उसके हाथ पैरों में चोट लग जाए, वो सारी चीजें हमारी आ जाती हैं फिजिकल अब्यूज के अंदर। देन कम्स सेक्सुअल अब्यूज। अब सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है? सेक्सुअल अब्यूज होता है कि किसी के साथ फोर्सफुली सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, या फिर उन्हें फोर्सफुली कोई ऐसे ऑब्ससीन मटेरियल दिखाना जो वो नहीं देखना चाहती हैं, या फिर उनकी जो डिग्निटी है उसे डिग्रेड करना, उन्हें ह्यूमिलिएट करना, अब्यूज करना उन्हें, कोई ऐसा काम करना जो कि सेक्सुअल नेचर का है और जो कि उन एग्रीव पर्सन के लिए अनवेलकमिंग है। तो अगर आप ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाता है सेक्सुअल वायलेंस के अंदर, और वो भी आपका एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है। उसके बाद तीसरा हमारा आता है इमोशनल एंड वर्बल अब्यूज। ये तो हम लोगों ने आए दिन बहुत सुना ही होगा जगह जगह पर। सपोज कि एग्जाम्पल है कि सपोज एक विमेन है जो कि एक शी कांट बियर अ चाइल्ड। सो उस औरत को रोज सुनाया जाता है उसके ससुराल में कि यू कांट बेयर अ चाइल्ड, आप तुम क्या कहते हैं, हमारे कुल को दीपक नहीं दे सकती हो, व्हाटएवर इट इज। सो ये जो वो ताने मार रहे हैं ना, वो हमारे आ जाते हैं इकोनॉमिक और सॉरी इमोशनल और वर्बल अब्यूज के अंदर। एंड ये भी एक तरीके का डोमेस्टिक वायलेंस है। बट कितनी कितनी अजीब बात है कि मतलब हम लोग सुन के उसे अनसुना कर देते हैं, कोई 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 उसके ऊपर रिएक्शन नहीं आता है हम लोगों का। बट ठीक है, जो है सो है। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग। सो इमोशनल और वर्बल अब्यूज क्या होता है? इमोशनल या फिर वर्बल अब्यूज में आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, आप नेम कॉलिंग कर रहे हो। सपोज कोई लेडी हैं जो किसी घर के लिए एक मेल चाइल्ड बियर ना कर पाए, तो उसके लिए भी उनको इंसल्ट किया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसको भी कहा जाता है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस है, बिकॉज वो एक इमोशनल या फिर वर्बल अब्यूज है उस अग्रीव्ड पर्सन के साथ। या फिर सपोज करो कि आपको रोज रोज सुनाया जाता है कि आप आपके पेरेंट्स ने आपको ज्यादा डाउरी नहीं दिया, उसके लिए आपको ताने मारे जाते हैं, तो वो भी हमारा वर्बल अब्यूज में आता है। या फिर इमोशनल अब्यूज में और क्या आ सकता है कि सपोज आपकी शादी हुई और आपको आपके ही फैमिली मेंबर से मिलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो भी हमारा आता है इमोशनल अब्यूज में। या फिर सपोज आपके घर में आपकी कोई बहन है जिसकी जबरदस्ती फोर्सफुली किसी और के साथ शादी करवाई जा रही है, तो वो भी इंक्लूडेड किया गया है अंडर द इमोशनल अब्यूज। देन लास्टली वी हैव टू कम टू इकोनॉमिक अब्यूज। तो अब इकोनॉमिक टर्म से ही हम समझ जाते हैं कि भैया यहाँ पे मॉनेटरी चीजों की बात होने वाली है। तो इकोनॉमिक अब्यूज क्या होता है कि कोई अग्रीव्ड हैं जिनको आप खाने को नहीं दे रहे हो, उनको आप पहनने के लिए कपड़े नहीं दे रहे हो, उनको आप मेडिसिन नहीं दे रहे हो, उनका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, उनके बच्चों का मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो। सपोज आप लोग की एक फैमिली हो जो एक रह रहे हैं, एंड आपके जो हस्बैंड है वो आपका रेंट पे नहीं करते हैं, तो वो जो रेंट पे नहीं कर रहे हैं, डेट ऑल्सो कम्स अंडर इकोनॉमिक अब्यूज। इकोनॉमिक अब्यूज में ये भी आता है कि सपोज आप एक वर्किंग लेडी हैं, आप जाके दिन रात मेहनत करके पैसा कमा रही हैं, और जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपके इन लॉज या फिर आपके जो हस्बैंड है वो आपको उसमें से एक रुपया भी खर्च नहीं करने देते हैं, सबका सब पैसा वो खुद रख लेते हैं, तो हमारा वो भी आ जाता है इकोनॉमिक अब्यूज में। तो जब हम बात करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की, आई होप अब आपके दिमाग में थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है। डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ फिजिकल को नहीं बोलते हैं कि किसी के साथ मारपीट किया तो वो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया। डोमेस्टिक वायलेंस आप किसी के साथ मेंटली भी कर सकते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस इंक्लूड्स फिजिकल अब्यूज, इट इंक्लूड्स सेक्सुअल अब्यूज, इट इंक्लूड्स वर्बल और इमोशनल अब्यूज, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक abuse. Now let us come to
द डेफिनेशन। तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है? हालांकि ये सारी हमें अभी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखें इस सेक्शन कौन सा है, प्लस इसमें कौन से 4 बेसिक अब्यूजेस के बारे में बात की गई है। बट अब हमें समझना तो है ही इसको, तो अब हम इसको समझ लेते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस क्या है? तो डोमेस्टिक वायलेंस देखिए, एक एक्ट भी हो सकता है और एक ओमिशन भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि या तो आपने कोई ऐसा काम किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था, या फिर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया है जो आपको करना चाहिए था। तो आपने अगर ऐसा कुछ भी किया है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा। नाउ, डोमेस्टिक वायलेंस क्या होगा? अगर वो जो रेस्पोंडेंट है वो उस अग्रीव्ड को हार्म करे, इंजर करे, उनकी एंडेंजर करे, उनकी हेल्थ, सेफ्टी, लाइफ, लिम्ब और वेल बीइंग को, मेंटली या फिजिकली दोनों तरीके से हो सकता है, तो कहा जा सकता है कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है। जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी को भी मेंटली या फिर फिजिकली हार्म कर रहे हो, इंजर कर रहे हो, उनकी लाइफ को इंडेंजर कर रहे हो, उनकी हेल्थ को इंडेंजर कर रहे हो, तो वो आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में। उसके बाद दूसरा है हमारा बी। बी कहता है कि अगर आप किसी भी अग्रीव्ड को हैरेस कर रहे हो, हार्म कर रहे हो, इंजर कर रहे हो उनको, with a view to coerce her or any other person related to her to meet any unlawful demand. For example, एक लेडी है जिनकी शादी हुई है और उनके ससुराल वाले उन्हें उनके साथ मारपीट करते हैं, ये सोच के कि अगर वो उनके साथ मारपीट करेंगे तो या तो वो खुद औरत परेशान होकर अपने घर वालों को फोन करके बोलेगी कि हाँ इनका ये अनलॉफुल डिमांड है, सपोज वो मांग रहे हैं 10 लाख एट इमीडिएटली वो मांग रहे हैं। तो सब उनको ये लगता है कि अगर हम इनको मारपीट करेंगे तो या तो ये खुद रो करके अपने घर से पैसा मांग लेंगी कि तुरंत इनको 10 लाख रुपए दो, ये मुझे परेशान कर रहे हैं, या फिर वो उनको परेशान करके उनके ही घर वालों को फोन करके बोलेंगे कि देखो कि अगर तुमने हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया तो फिर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा होगा, या फिर हम ऐसा ऐसा ऑलरेडी इसके साथ कर रहे हैं। तो वो भी आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में। फिर तीसरी चीज है, हैज द इफेक्ट ऑफ थ्रेटनिंग द अग्रीव पर्सन और एनी पर्सन रिलेटेड टू हर बाय एनी कंडक्ट मेंशन्ड इन दिस। आप ये ऊपर ए और बी जो हमने अभी पढ़ा, किसी को परेशान करना, किसी को मारना, किसी को कोर्स करने के लिए उसको परेशान करना, अगर आप ये सारी चीजें उसको थ्रेटन करने के लिए कर रहे हैं कि वो आपकी बात जल्दी से मान ले और आपका जो भी डिमांड है उसको फुलफिल कर दे, तो वो भी आ जाता है डोमेस्टिक वायलेंस में। एंड लास्टली इट ऑल्सो इंक्लूड्स, ये देखिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है बिकॉज ये इस एक्ट को बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव बना देता है, द वर्ड अदरवाइज। तो डोमेस्टिक वायलेंस ये 3 ABC तो हो ही सकते हैं, बट अगर ऐसी कोई चीज है जो ABC और C में नहीं आई है लेकिन हो रही है किसी व्यक्ति के साथ, तो वो भी है हमारा डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप किसी के साथ फिजिकली या मेंटली उसे परेशान कर रहे हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ इसका डेफिनेशन, बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो हमें आगे भी काम आएगी। नाउ लेट अस क्विकली कम टू चैप्टर 3, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा। चलिए, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। सो नाउ लेट अस कम टू चैप्टर नंबर 3, जो कि एक मतलब इतना कोई बहुत वाइड डिफिकल्ट नहीं है समझने के लिए, बिकॉज हम लोग अब मोस्टली हम लोगों के डेफिनेशन वेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब हम क्विकली आ जाते हैं हमारे सेक्शन 4 पे। तो सेक्शन 4 हमारा क्या कहता है? इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड एक्सक्लूजन ऑफ लायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेंट। तो इसके इसका मतलब क्या है? इस पूरे सेक्शन से मैं आपको बता देती हूँ, इस पूरे सेक्शन से हम लोगों को 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हमारे प्री के हिसाब से मिल जाती हैं। तो पहला चीज ये कि कौन इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सपोज एक व्यक्ति है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इसका इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है, और दूसरी बात ये कि किसको दे सकता है। तो अगर सपोज किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, तो उसकी इंफॉर्मेशन अग्रीव्ड या तो खुद दे सकती हैं कि हाँ हम मेरे साथ इस टाइम पे ऐसा ऐसा हुआ है, या मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो वो खुद बोल सकती हैं कि मतलब इंफॉर्मेशन दे सकती हैं। और दूसरी बात, कोई भी अदर पर्सन जिसको हु हैज अ रीजन टू बिलीव, एनी अदर पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव कि किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो चुका है, हो रहा है या होने वाला है, तो वो भी जा करके दे सकते हैं अपना इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर ऑफिसर को।
तो ये हमने जान लिया कि कौन दे सकता है इंफॉर्मेशन, तो अग्रीड खुद दे सकती हैं या फिर एनी अदर पर्सन हु हैज अ रीजन टू बिलीव दे सकती है। किसको दे सकती हैं वो ये इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन दे सकती हैं एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को। बस कुल मिला के सेक्शन 4 हमें यही बताता है। और सेक्शन 4 हमें ये भी कहता है कि कोई भी पर्सन अगर सपोज गुड फेथ में अपना इंफॉर्मेशन, सपोज कि एक बच्चा था अ, जिसने पास वाले घर से कुछ आवाजें सुनी किसी को मारने वारने की, तो मतलब वो डर गया, उसने जाके अपने पेरेंट्स को बताया, उसके पेरेंट्स ने कॉल करके ऑफिसर को बता दिया कि हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। अब वो लोग जब आते हैं तो पता चलता है कि वहां पे कोई शूटिंग चल रही थी। तो जस्ट बिकॉज उन लोगों ने एक गुड फेथ में ये इंफॉर्मेशन ऑफिसर को दी थी, तो इसीलिए उनके ऊपर कोई भी सिविल या क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो हमारा सेक्शन 4 हमें बताता है कि कौन कर सकता है कंप्लेंट। एक अग्रीड वुमेन कर सकती हैं खुद, या फिर उनके बिहाफ पे कोई भी कर सकता है। एंड किसको कर सकते हैं? एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को कर सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे सेक्शन नंबर 5 पे, जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट। यहाँ से हम ये समझ लेते हैं कि कौन से अधिकारी होते हैं इस पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर। तो अगर हम पूरे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखें तो इसमें हम 4 अधिकारियों की बात मेनली करते हैं। पहले हैं हमारे मजिस्ट्रेट, दूसरा है पुलिस ऑफिसर, तीसरे हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर और चौथे हैं हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर। हम इन 4 लोगों के बारे में इस पूरे एक्ट में बात करते हैं, जो कि हेल्प करते हैं किसी भी विमेन को, अग्रीव्ड पर्सन को, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित है। तो अब इनकी ड्यूटीज क्या है? तो सेक्शन 5 इन शॉर्ट हमें ये बताता है कि ये 4 लोग जो हैं, पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट, ये चारों लोग ही कंप्लेंट रिसीव कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। और कंप्लेंट रिसीव जब ये लोग कर लेते हैं तब इनकी कुछ ड्यूटी होती है। इनकी क्या ड्यूटी है? इनकी ये ड्यूटी है उनको बताना कि भैया तुमको मिल सकता है रिलीफ अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बाय जस्ट अप्लाइंग बिफोर द मजिस्ट्रेट। दूसरी बात उनको बताना जरूरी है कि अगर आपके पास में नहीं है, मतलब रिसोर्सेज नहीं है, तो आपको फ्री लीगल सर्विसेज भी मिल सकती हैं। एंड तीसरी बात उन्हें ये बताना जरूरी होता है कि आपके पास सर्विस प्रोवाइडर और प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की सर्विस अवेलेबल है, तो आप उनको अवेल कर सकती हैं अगर आप चाहती हैं तो। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेक्शन 5 हमें बस यही बताता है। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 6, जो कि बात करता है ड्यूटीज ऑफ अ शेल्टर होम। ठीक है, तो अब ये शेल्टर होम क्या है? ये शेल्टर होम, सपोज एक अग्रीव्ड विमेन है जिनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है। वैसे तो हमारा ये एक्ट कहता है कि आप उनको घर से बाहर नहीं निकाल सकते हो, बट फॉर द टाइम बिंग, जब तक वो मजिस्ट्रेट के पास जाएंगी, कुछ भी मतलब उन्हें ऑर्डर मिलेगा, उसके पहले क्या हो सकता है? तो सपोज एक और महिला है जो कि गई हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास और उन्होंने उनको जाकर के बोला कि मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, मेरे पास रहने को घर नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास वो गई हैं, या फिर वो विमेन खुद, इन तीनों के रिक्वेस्ट पे शेल्टर होम उनको प्रोवाइड किया जा सकता है। एंड यहाँ पर देखिए सेक्शन में लिखा है शैल प्रोवाइड शेल्टर टू द अग्रीव्ड पर्सन इन द शेल्टर होम, जिसका मतलब ये है कि ये एक कंपलसरी सर्विस है। अगर किसी अग्रीव्ड ने या उनके बिहाफ पे किसी प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर ने अगर रिक्वेस्ट कर दी है कि उन्हें शेल्टर होम की जरूरत है, तो उनको शेल्टर होम प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 7 पे, जहाँ पे बात होती है ड्यूटीज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की। नाउ सपोज किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, वो वही प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती हैं। तो अब क्या हो सकता है? अब ये हो सकता है कि या तो अग्रीव पर्सन खुद रिक्वेस्ट करें, या फिर उनके बिहाफ पे वो प्रोटेक्शन ऑफिसर या फिर वो सर्विस प्रोवाइडर रिक्वेस्ट करें कि इनको, इन महिला को मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। एंड अगेन यहाँ पर शेल प्रोवाइड मेडिकल फैसिलिटी लिखा है, इसका मतलब क्या है कि मेडिकल फैसिलिटी देना कंपलसरी है उस महिला को अगर उनकी रिक्वेस्ट है तो। सेक्शन 6 और 7 भी आप एज अ प्री इंडेक्स क्वेश्चन आप इसको याद कर सकते हैं। पूछा जा सकता है कि किसमें बात की गई है शेल्टर होम की, तो सेक्शन 6 में बात की गई है। किसने बात की है मेडिकल फैसिलिटी की, तो सेक्शन 7 में बात की गई है। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 8।
विच टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो भैया अपॉइंट कौन करता है इस प्रोटेक्शन ऑफिसर को? अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। ये हमारा प्री का सवाल है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर को कौन अपॉइंट करेगा? प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। और इसका कितने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे ये हमें पता नहीं है, बिकॉज ये कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए जाएंगे एंड जितने जितने नेसेसरी होंगे उतने किए जाएंगे। तो इसलिए कोई डेफिनेट नंबर नहीं है, बट हाँ एज पर नेसेसिटी प्रोटेक्शन ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किए जाते हैं बाय नोटिफिकेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कौन करता है अपॉइंट? स्टेट गवर्नमेंट। ये प्री का सवाल है, इसको आप लिख लीजिए, आ सकता है, पूछा जाता है। और दूसरी बात हमारे लिए जानना ये जरूरी है इस सेक्शन में कि ये जो हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जहां तक हो सके कोशिश यही रहती है कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर एक विमेन हो जिसके पास सारी क्वालिफिकेशन हो। Then let us come to section 9 which talks about duties and functions of a protection officer। अब हमने ये देख लिया प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है? उनको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो अब हम देख लेते हैं कि उनकी ड्यूटीज क्या है। अगर हम प्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए जानना जरूरी नहीं है कि उनकी ड्यूटीज इतनी क्या है। फ्रॉम ए टू आई जो हमारा क्लॉज है सेक्शन 9 का, वो बात करता है उनकी ड्यूटीज का। तो अगर आप एक मेयर अगर आप इसकी रीडिंग लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में ये आ जाएगा। बट अगर हम इसकी कुछ ड्यूटीज की इनकी बात करें तो इनकी कुछ ड्यूटीज ये है कि वो डोमेस्टिक इंसिडेंट्स रिपोर्ट बनाते हैं। एक महिला है अगर उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, या फिर कोई भी व्यक्ति है जो एक कोई कंप्लेंट करना चाहता है, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास वो कंप्लेंट कर सकता है। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर उनको लेके जाता है, मेडिकल फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड करवाता है, वो उनको शेल्टर होम प्रोवाइड करवाता है, वो मजिस्ट्रेट को भी रिपोर्ट करता है। बाकी जो डोमेस्टिक इंसिडेंट्स की जो रिपोर्ट होती है उनकी कॉपीज फॉरवर्ड करना, समन सर्विसेज जो होती है नोटिस की, वो सबको देना, वो सारी चीजें जो ड्यूटीज हैं वो आती हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के अंडर। तो ये अगर आप एक सिंपल रीडिंग इसकी लेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब हमारे लिए जो जानना इसके अंदर जरूरी है वो ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है कि द प्रोटेक्शन ऑफिसर, अगर हम सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 देखें, the protection officer shall be under the control and supervision of the magistrate and shall perform the duties imposed on him by the magistrate and the government। तो अगर हमसे सवाल पूछा जाता है कि भैया प्रोटेक्शन ऑफिसर किसके कंट्रोल में आते हैं, किसके सुपरविजन में आते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर आते हैं कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ मजिस्ट्रेट के अंडर। एंड अगर पूछा जाता है कि वो किसके कहने पे ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, तो वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं मजिस्ट्रेट के कहने पे भी, वो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं गवर्नमेंट के कहने पे भी। ये हो गया हमारा एक सवाल जो कि हमसे पूछा जा सकता है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10 पे, जो कि बात करता है अबाउट अ सर्विस प्रोवाइडर के। सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने देख लिया, अब हम सर्विस प्रोवाइडर पे आ जाते हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर कौन हो सकते हैं? तो सर्विस प्रोवाइडर कोई भी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन हो सकती है, एनी वॉलेंट्री एसोसिएशन जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860। या फिर सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी भी हो सकती है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। या फिर वो कोई भी हो सकते हैं जो कि उस टाइम पे जो लॉ कानून होगा, एनी द लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, तो उस कानून के अंडर अगर उनका रजिस्ट्रेशन है किसी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का या फिर किसी कंपनी का, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं अगर उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन किया है कि हम लोग सर्विस प्रोवाइड करेंगे किसी भी अग्रीव्ड पर्सन को। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इनका रजिस्ट्रेशन किसके अंडर होगा, किसके साथ होगा इनका रजिस्ट्रेशन? इनका रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और दूसरा ये याद रखना जरूरी है कि कौन कौन हो सकते हैं, तो वो कोई भी वॉलंटरी एसोसिएशन भी हो सकता है और वो कोई भी कंपनी भी हो सकती है। और रजिस्ट्रेशन इनकी किसके अंडर होती है? वॉलंटरी एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इनकी जो ड्यूटीज हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर की ड्यूटीज हैं, वो ऑलमोस्ट एज सेम एज जो प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं वैसी ही होती हैं। तो आप अगर इसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ये जानना इतना जरूरी नहीं है। और जो हमारा तीसरा सब सेक्शन है, सेक्शन 10 का सब सेक्शन 3 है, तो वो हमें ये बताता है कि भैया अगर वो वो सर्विस प्रोवाइडर अगर कुछ भी काम कर रहे हैं जो कि वो गुड फेथ में कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी। ये हम पढ़ चुके हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए भी, और सेम लागू होता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी। नाउ लेट अस कम टू सेक्शन नंबर 11।
तो सेक्शन 11 किसके बारे में बात करते हैं? सेक्शन 11 बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इसको आप मार्क कर लो, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि गवर्नमेंट की ड्यूटीज क्या हैं, ये जानना जरूरी इतना नहीं है, बट ये जानना जरूरी है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर कौन सी गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है। तो इसका आंसर हमारा है बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। और उनकी ड्यूटी क्या है? उनकी ड्यूटी बस यही है कि वो पब्लिसिटी दे, मतलब सब लोगों को पता होना चाहिए ना कि सो एंड सो एक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, जिसके अंडर आपको इस प्रकार की रिलीफ मिल सकते हैं, आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, पब्लिसिटी आप करोगे थ्रू रेडियो टेलीविजन, तभी तो पता चलेगा ना लोगों को। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोग वाइड स्प्रेड पब्लिसिटी करें अपने एक्ट का। और उनकी एक और ड्यूटी होती है कि वो लोग सेंसिटाइजेशन करें अबाउट दिस एक्ट, अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करें उनके लिए, अपने मेंबर्स के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, ताकि वो लोग अपनी जो काम है उसको सही ढंग से, सही तरीके से कर पाएं। और तीसरी चीज ये कि हमने देखा कितने सारे लोग होते हैं इसमें इंक्लूडेड, मजिस्ट्रेट होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, एंड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी होते हैं। तो इन लोगों के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए ना। और प्लस हमारी मिनिस्ट्री भी होती है जो वेलफेयर को देखती है, वुमेन एंड चाइल्ड की। तो इन सब के बीच का कोऑर्डिनेशन है वो कौन देखता है? वो कोऑर्डिनेशन भी देखते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। दैट इज इट। तो ये आता है हमारा सेक्शन 11 के अंडर। ये भी एक प्री का क्वेश्चन है कि ड्यूटी किसकी है। तो ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों की होती है। आई होप इट इज क्लियर नाउ।